नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट विश्व कप का रोमांचक मुकाबला जारी है। क्या है क्रिकेट का देश भर में खुमार, दिखाएंगे खबर विस्तार से। होगी बात उत्तराखंड की टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन की। चर्चा करेंगे कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी मिली है सफलता। होगी बात चुनावी राज्यों में धुआंधार प्रचार की भी। दिखाएंगे खबर कल होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता की भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारतीय गेंदबाजों ने दिए ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटके। जल्दी गिरे ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 241 रन का लक्ष्य। विराट कोहली और केएल राहुल ने खेली अर्धशतकीय पारी। प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान के चुरू और झुंझुनू में विशाल जनसभा। क्रिकेट की भाषा में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, एक दूसरे को रन आउट करने में बीते कांग्रेस सरकार के 5 साल। महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयानी कर हुए हिट विकेट। चुनावी राज्यों में प्रचार चरम पर। राजनाथ सिंह ने जनसभा में राजस्थान सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए किया प्रचार। तेलंगाना में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का हर संभव प्रयास जारी। 6 वैकल्पिक उपायों पर किया जा रहा है काम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया बचाव अभियान का जायजा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कल। रक्षा सहयोग को और गति मिलने की उम्मीद। बैठक में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स पहुंचे भारत। कल से गोवा में शुरू होगा फिल्मों का महाउत्सव। 28 नवंबर तक चलेगा इफ्फी का 54वां संस्करण। दिखाई जाएंगी 200 से अधिक फिल्में। पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक 2926 प्रविष्टियां हुई प्राप्त। भारत ने फिलिस्तीन के लिए भेजी मानवीय सहायता की दूसरी खेप। वायुसेना के C-17 विमान से मिस्र के रास्ते भेजी गई 32 टन राहत सामग्री। गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान जारी। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर देश भर में भक्तिमय माहौल। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित किया गया अर्घ्य। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ आस्था के महापर्व का होगा समापन। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बीते 8 दिनों से उत्तराखंड की एक निर्माणाधीन टनल में फंसे 41 मजदूरों की जंग अभी जारी है। बचाव अभियान का जायजा लेने के लिए आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो रेस्क्यू ऑपरेशन के सभी संभावित विकल्पों पर तेजी से काम करने के उन्होंने निर्देश भी दिए। इस बीच तमाम एजेंसियां मिलकर कई प्लान पर एक साथ काम कर रही हैं और संभावना है कि जल्द ही मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मजदूरों तक खाने पीने का सामान सहित अन्य जरूरी चीजें पहुंचाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अभी मजदूरों तक पहुंचने में 2 से 2.5 दिन लगेंगे। श्रमिकों को बाहर निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता है। 6 वैकल्पिक विकल्पों पर काम किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ की ओर से इस पर खास नजर रखी जा रही है। सुरंग विशेषज्ञों और बीआरओ अधिकारियों को भी बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता फंसे हुए पीड़ितों को भोजन, दवा और ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। अंदर में जो लोग हैं वहाँ लाइट है, काफ़ी खाली जगह है, लोग घूम रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन हुआ है और वहाँ उनको अभी हम लोग बाकी बातों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो ऑगर मशीन है ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में
वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम उपलब्ध सभी संभावनाओं पर काम कर रहे हैं और सभी प्रकार की विशेषज्ञ टीमें यहां काम कर रही हैं। इसमें जितने विशेषज्ञ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आपके सामने अभी आए हैं यहाँ पर और लगातार 2 घंटे से पूरी मॉनिटरिंग हुई है और सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। तो हमारा सबका यही होना चाहिए कि अभी भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे सभी जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं 6 प्रकार के, उनमें से कोई भी रास्ता पहले से पहले सफल हो और वो लोग बाहर आए। वहीं उत्तराखंड के आपदा सचिव रणजीत सिन्हा ने बताया कि 6 प्रमुख बिंदुओं को केंद्रित करके काम किया जा रहा है। अगर स्थितियां उपयुक्त रहीं तो 30 से 35 घंटों में ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। तो अगर मशीन से जो हमारी हम 900 mm डाया का पाइप डाल रहे हैं उस पर कार्रवाई चल रही है। दूसरा जो लाइफ लाइन के लिए एक पाइप है अभी जिसमें हम खाना और अन्य चीज़ें भेज रहे हैं, एक और पाइप डाल रहे हैं जो हमारा ऑगर मशीन की पाइप है 900 mm की, उसके थोड़ा ऊपर, और उसमें जल्दी हो जाए क्योंकि ऊपर में मलबा कम है, नीचे मलबा ज़्यादा है। तो वो लगभग 42 मीटर चले गए हैं और कुछ ही मीटर और बचा है, तो वो हो जाएगी। तो लाइफ सपोर्ट के लिए एक और पाइप हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। बीआरओ द्वारा विशेष मशीनें लाने के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं। बीआरओ के कमांडर विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि कई मशीनें यहां आ चुकी हैं। 2 आगर मशीनें फिलहाल बचाव अभियान चलाने के लिए काम कर रही हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके कोशिश कर रहे हैं कि उसी से लेबर निकल जाए। दूसरा एंगल है कि एक साइड से पोर्टल से निकाल करके और उससे विड्रा किया जाए। इसके लिए अलग अलग एजेंसीज़ की गई हैं, जैसे RVNL है, SJVN है, अलग अलग एजेंसीज़ को असाइन किया गया है। टनल में फंसे मजदूरों की सुरक्षा को लेकर हर एंगल से काम किया जा रहा है। इसके लिए DRDO द्वारा निर्मित रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और माइक्रो ड्रोन भी मंगवाया गया है। माइक्रो ड्रोन को पाइप के अंदर डालकर भेजा जाएगा। साथ ही इस पाइप के भीतर से ऑप्टिकल फाइबर के जरिए नेटवर्क भेजा जाएगा। मजदूरों को खाना सप्लाई करने के लिए अलग से पाइप डाली जा रही है जो 44 मीटर तक अंदर जा चुकी है। प्लान 5 के तहत हर एरिया में 2 कैविटी तैयार की जाएगी, जिसमें एक रेस्क्यू के लिए तथा दूसरा खाना पहुंचाने के लिए होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सिलक्यारा टनल पहुंचे। यहां इन्होंने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि 6 मुख्य बिंदु बनाकर राज्य और केंद्र के समन्वित प्रयासों से न केवल मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि इस आपदा से निपटने के लिए समन्वित रणनीति बनाकर कार्य भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। और वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने बताया है कि मजदूरों को खाने पीने का सामान और दवाइयां पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सुरंग के अंदर जहां लोग फंसे हैं वहां पहले से ही बिजली पानी की व्यवस्था थी, जो अभी भी काम कर रही है। सुरंग में फंसे लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने मैप के जरिए समझाया है कि टनल में हादसा कैसे हुआ और अब वहाँ स्थिति अब क्या है। उन्होंने फंसे मजदूरों के परिवारजनों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। ये इस प्रकार की टनल बनाई जा रही थी। टनल हमेशा 2 पार्ट्स में बनती है, तो ये टनल करीब 4.48 किलोमीटर दूर है। इस शेप की टनल है, बीच की वॉल से वो सेपरेटेड होनी है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन टनल थी। ये सिलक्यारा का सिरा है, सिलक्यारा एंड है। पहले 80 मीटर टनल बन चुकी है पूरी, मतलब अंदर पूरी सीमेंट कंक्रीट भी हो चुकी है, उसको फिनिश टनल है। इस 80 मीटर में कोई इशू नहीं। इस 80 मीटर से लेके लगभग 300 मीटर तक के पॉइंट पर बीच में जियोलॉजी थोड़ी सी वीक थी, तो करीब 4-4.5 साल पहले इसके ऊपर जो स्टेबलाइजेशन के लिए लेटेस्ट फ्रेमवर्क होता है वो लगा के छोड़ा गया था। उसके बाद से 300 मीटर से लेके अगले 2 किलोमीटर टनल पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है। उसमें इवन ये जो हम लोग सेपरेशन वॉल करके अलग 2 टनल बनाते हैं जिससे कि एक टनल का एस्केप टनल दूसरी हो जाए, वो भी बन चुकी है इस 2 किलोमीटर के। उसमें पूरी तरीके से फिनिश्ड है। कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो सेफ स्ट्रक्चर है। फाइनल फिनिश करने के लिए, कंक्रीटिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उन्होंने काम शुरू करने की बात की, तो उससे मक पूरी नीचे गिर गई। वो मूवमेंट हुआ उसमें, जबकि वो 4.5 साल से स्टेबल था। पर फॉर्चुनेटली, हालांकि पूरी घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट उसकी जो फॉर्चुनेट पार्ट है कि ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं।
तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतजाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिस पर कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते हैं 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। अनुराग जैन ने बताया कि सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए देश विदेश की कई एजेंसियां काम कर रही हैं। सुरंग के ऊपरी हिस्से और साइडों से रास्ता बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें ONGC, NJVNL और THDCL और इस क्षेत्र में काम करने वाले तमाम एक्सपर्ट बचाव और राहत काम में लगे हुए हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता ओपी यादव इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, उनका हम रुख करते हैं। ओपी, अगर बात की जाए तो अभी इस वक्त का अपडेट क्या है, क्योंकि 24 घंटे लगातार काम हो रहा है, आपके पास इस वक्त का अपडेट? जी, अगर बात करें, ये सिलक्यारा टनल है, इसमें बचाव और राहत कार्यों के लिए जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उसके लिए वैसे तो पहले दिन से 12 तारीख को जब ये बहुत सुबह 5 बजे घटना घटी, उसके बाद से प्रशासन अलर्ट हो गया था और हर दिन नए नए डेवलपमेंट हो रहे थे और नए नए इश्यूज को लेकर न केवल मशीनें मंगवाई जा रही थी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सहयोगी जो इंजीनियर से उनकी मदद भी ली जा रही थी। राज्य प्रशासन और केंद्र की जो एजेंसियां इसमें सतत संवाद करती और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी यहाँ कल पहुंच चुके थे, तो वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। आज सुबह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे और राज्य के मुख्यमंत्री धामी जी यहां पहुंचे थे। उन्होंने समीक्षा बैठक की 2 घंटे और जो राहत, आपदा और बचाव के जो कार्य उनकी समीक्षा की। जो सबसे बड़ी बात थी इसमें, पहले एक की जो टनल है सिलक्यारा साइड से, वहां से अमेरिकन ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद बैठक में तय हुआ कि हमें कई एंगल पे, कई मोर्चों पे काम करने की जरूरत है ताकि मजदूरों को कोई परेशानी नहीं हो और ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से बढ़ाया जा सके। इसी को लेकर 6 महत्वपूर्ण बिंदु अलग अलग एंगल से बनाए गए थे जिन पर काम हो रहा है। आज दिन भर ड्रिलिंग मशीन चल रही थी, तो दूसरी ओर जो टनल है उसके ऊपरी साइड में वर्टिकल कार्य किया जा रहा था। उसमें जो जेसीबी मशीन है वो रास्ता तैयार कर रही थी और उसकी ड्रिलिंग की जा रही थी। तकरीबन 60 से 70 फीट की इसकी ड्रिलिंग की खुदाई भी की जा चुकी है और ये अलग अलग एंगल से किया जा रहा है। जो इसका जो ओपनिंग पॉइंट है और क्लोजिंग पॉइंट है सुरंग का, दोनों जगह एक साइड की टनल बनाने का काम हो रहा है, छोटी सुरंग, ताकि उस सुरंग के जरिए आपदा राहत बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा 2 अलग अलग पॉइंट चिन्हित किए गए हैं ऊपर पहाड़ी पर, जहां से डायरेक्ट वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी और इसके लिए अलग से मशीन भी मंगवा ली गई है और ये काम बड़ा तेजी से किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी इस अभियान को न केवल समाप्त किया जाए बल्कि मजदूरों को खाने पीने और ऑक्सीजन की आपूर्ति भी समुचित पूरी करवाई जाए। और इसी कार्य को लेते हुए न केवल अलग अलग मुद्दों पर कई जो केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां हैं, JVNL है और जो सतलुज विद्युत निगम है, इसके अलावा जो टेहरी डैम के जो अधिकारी है, इंजीनियरिंग सेक्शन है उनका, और जो राज्य का PWD विभाग है, रेल विद्युत विकास निगम है, बहुत सारी एजेंसियां समन्वित कोऑर्डिनेशन कर रही है। इसके लिए बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है वो रास्ता बनाने का काम कर रहा है। तो आज हमने दिन भर में जो अपडेट दिया उसमें वीडियो और विजुअल्स के जरिए दिखाया भी था कि किस तरह तेजी से काम हो रहा है और इसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी ओपी, एक और चीज, क्योंकि जिन 5-6 विकल्पों पे एक साथ काम हो रहा है उसके लिए कुछ अतिरिक्त बड़ी और महत्वपूर्ण मशीनें चाहिए थी जो लगातार पहुंचाने की प्रयास किया जा रहा था, क्या वो तमाम मशीनें अभी पहुंच गई हैं? दूसरा, BRO के माध्यम से कुछ जगहों पर नए रास्ते बनाने का काम युद्ध स्तर पे हो रहा था, क्या वो रास्ते भी अब बन गए हैं जहां तक सही तरीके से पहुंच हो सके मशीनों की? इसको लेकर क्या अपडेट? जी, इसमें जब घटना घटी 12 तारीख को, उसके अगले ही दिन 13 तारीख को देहरादून से एक मशीन आई थी। उस मशीन ने ड्रिलिंग का काम किया, लेकिन उसमें थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि यहाँ सॉफ्ट रॉक है और कई जगह हार्ड स्टोन आ जाता है तो मशीन काम नहीं कर पाती। तो उसके अगले ही दिन 15 तारीख को फिर एक अलग से मशीन मंगवाई गई जो अमेरिकन ऑगर मशीन है, जिसको वायुसेना के 130 हरकुलस विमान के जरिए यहाँ लैंडिंग किया गया। उसके बाद फिर इंदौर से कल एक मशीन अलग से लाई गई, वो भी तकनीकी एक्सपर्ट कमेटी के निर्णय के बाद लाई गई। इसके अलावा एक मशीन और फिर लाई जा रही जो पहाड़ पर ऊपर से ड्रिलिंग करेगी। तो ये मशीनें सभी आ गई, एक मशीन को अभी आना और बाकी है। ये मशीनें स्टैंड बाय के तौर पे एक मशीन एडवांस रखी जा रही है। हालांकि जो मशीनें वो काम कर रही है, लेकिन अगर कोई मशीन में तकनीकी दिक्कत आए या और भी किसी तरह की बाधा आए तो एडवांस में मशीन रखी जा रही है। इसलिए ये मशीनें तकरीबन सभी आ गई है, लेकिन एडवांस बैकअप के तौर पर और मशीनें भी अभी मंगवाई जा रही है। विशेषज्ञों को भी बुलाया जा रहा है यहाँ पर, अमेरिका, नॉर्वे और थाईलैंड से विशेषज्ञ अपनी न केवल सलाह दे रहे बल्कि कुछ विशेषज्ञ यहाँ के काम भी कर रहे हैं। और जो
रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा जो अन्य चीजें जो आपने बताई कि इसमें काम में प्रगति कितनी हुई, बीआरओ ने कितना काम किया, तो बीआरओ ने 2 अलग अलग एंगल से 4 पॉइंट इस पहाड़ी के ऊपर चिन्हित किए थे जहां से हमें रास्ते बनाने हैं, और 4 में 2 रास्तों के जरिए इन्होंने तकरीबन 200 मीटर तक का रास्ता तय कर लिया। इनको तकरीबन 1 किलोमीटर तक का रास्ता बनाना है, जिसमें एक साइड में 200 मीटर का कर लिया और दूसरी साइड में तकरीबन 400 मीटर का रास्ता इन्होंने बना लिया, जिससे कल रात से ये पूरे लगे रहे और आज दिन भर भी बीआरओ की जो टीम है वो लगी रही और जेसीबी के जरिए रास्ता बनाने और पेड़ों को काटने या हटाने का जो काम करना था वो कंटिन्यू जारी था, और उम्मीद की जा रही है कि कल इसको पूरा कर लिया जाएगा और ड्रिलिंग का जो काम है वो और तेजी पकड़ेगा। जी शुक्रिया ओपी, हमारे साथ इस खबर पे अपडेट के साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार इस महत्वपूर्ण घटना पे नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में अब बात करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो कांग्रेस और राज्य की गहलोत सरकार पर जमकर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने कांग्रेस और विकास को एक दूसरे का दुश्मन करार दिया तो लाल डायरी के राज के मुद्दे पर अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने राजस्थान में पेट्रोल डीजल के महंगे होने पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद इन दामों की समीक्षा की जाएगी। राजस्थान के चुनावी समर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। पीएम मोदी ने रविवार को चूरू और झुंझुनू में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे और रहेंगे। कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है और अब धीरे धीरे लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार देवी देवताओं की यात्राओं पर रोक लगाती है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। एक तरफा भाजपा है जो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को सम्मान के साथ भारत लाती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने राज्य में यहां शोभा यात्राएं तक निकलने नहीं देती। कांग्रेस देवी देवताओं की यात्राओं पर तो रोक लगाती देती है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की लूट नीति की वजह से ही राजस्थान में महंगाई अधिक है। कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्थान में दूसरे राज्यों की तुलना में पेट्रोल अधिक महंगा है। पीएम मोदी ने भाजपा की सरकार बनते ही
पेट्रोल के दामों की तुरंत समीक्षा का आश्वासन दिया। जिन जिन राज्यों में भाजपा सरकार है वहां जनता को डबल लाभ दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकारों ने ये लाभ आपको नहीं दिया, उन्होंने इस लाभ को लूट लिया। 3 दिसंबर के बाद जैसे ही राजस्थान में भाजपा सरकार आती है तो बाकी राज्यों की तरह ही राजस्थान में भी पेट्रोल के रेट की समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस के हर जादू और पेपर लीक कांड की जांच होगी। पीएम मोदी ने कहा कि काले धन की कितनी भी बड़ी तिजोरी हो, कितने ही बड़े रसूखदार क्यों ना हो, वो भी बच नहीं पाएंगे। उसे समाज का लूटा हुआ पैसा लौटाना ही पड़ेगा। राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस के हर जादू, हर पेपर लीक कांड की तेजी से जांच होके रहेगी। काले धन की कोई भी तिजोरी हो, कितने ही बड़े रसूखदार की हो, वो भी अब बच नहीं पाएगा। उसे समाज का लूटा हुआ लौटाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण के लिए दशकों तक लटकाया, ये गारंटी मोदी ने पूरी की। कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 40 साल तक पूर्व सैनिकों की परवाह नहीं की, लेकिन ये गारंटी भी मोदी ने पूरी की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हर मैदान में नए रिकॉर्ड, नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हर क्षेत्र में भारत कमाल कर रहा है। चारों तरफ उत्साह है, आत्मविश्वास है कि साल 2047 तक हम भारत को विकसित बनाकर रहेंगे। शैलेंद्र मिश्र और विशाल बैरस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। दोनों ही दलों के बड़े बड़े नेता जनता के बीच पहुंचकर प्रचार कर रहे हैं। भाजपा की ओर से पीएम मोदी के साथ साथ आज राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे तमाम बड़े दिग्गजों ने कमान संभाली, तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी राजस्थान में प्रचार करते नजर आए। दोनों ही दल जनता से अपने अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं, लेकिन 25 नवंबर को राजस्थान की जनता तय करेगी कि आखिर वो राज्य की सत्ता की चाबी किसके हाथ में सौंपेगी। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का दौर भी तेज होता जा रहा है। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। सभी दलों के बड़े नेता चुनावी समर में मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। उन्होंने कोटपुतली विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया मगर पूरा नहीं किया और इस काम को भाजपा ने पूरा करके दिखाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीकानेर के खजुआला में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। हम लोगों ने कहा था 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे जब संसद के दोनों सदनों में हमको अवसर मिल जाएगा, और आपने देखा संसद के दोनों सदनों में हमको बहुमत मिलने के बाद 3 तलाक की प्रथा को हमने चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। यानी जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था अक्षरशः उसका पालन किया है। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा आज छू गई है। मैं पूछना चाहती हूँ किसान भाई यहाँ जो बैठे हुए हैं, कोई है ऐसा जिसको कभी भी छोटे छोटे चीज के लिए जब जाना पड़ता है, चाहे वो नामांतरण हो, चाहे वो नकल हो, इन सब चीजों को लेने के लिए भी उसको पैसे देने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राजस्थान में पार्टी के लिए प्रचार किया। राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ कई चुनावी रैलियां की। पहले बूंदी फिर दौसा में राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने जनजातीय समुदाय के अधिकारों को लेकर बड़े बड़े वायदे किए। इस जमीन का अधिकार, जंगल का अधिकार, जल का अधिकार आदिवासियों को मिलना चाहिए। जो उनका हक है उनको वापस मिलना चाहिए। यह है आदिवासी शब्द का मतलब अगर आदिवासियों के बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी चलाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं,
तो उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और उनका हक बनता है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्य की जनता किस पार्टी के वादों और इरादों पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात चुनावी राज्य तेलंगाना की। तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। भाजपा की ओर से पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में आज कई रैलियां करके पार्टी के लिए वोट मांगे, तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केसीआर की राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उधर वीआरएस पार्टी भी फिर से सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। सभी दल के वादों के बीच अब राज्य की जनता तय करेगी कि वो आखिर किसको सत्ता सौंपती है। तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में कई जगहों पर रैलियों को संबोधित किया। रंगारेड्डी जिले स्थित चेवेल्ला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा की लड़ाई परिवारवाद से है। पूरे देश में जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनसे लड़ने का काम भाजपा का है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई परिवारवाद से, और जब मैं परिवारवाद बोलता हूं तो सारे देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनसे लड़ने का काम है तो भारतीय जनता पार्टी का। चाहे वो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हो, चाहे जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती हो, और चाहे तमिलनाडु में करुणानिधि के बाद स्टालिन और स्टालिन के बाद उदयनिधि हो, और चाहे तेलंगाना में केसीआर के बाद केटीआर, केटीआर के बाद कविता, कविता के बाद उसका बेटा हो, लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इनको बड़ा करेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेलंगाना के खानापुर, आसिफाबाद में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने तेलंगाना के लिए कांग्रेस की 6 गारंटी का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार को लेकर राज्य की केसीआर सरकार को घेरा। केसीआर जी ये नहीं बताते कि आपके लिए क्या किया है। तेलंगाना में 10 साल से उनकी सरकार है, 10 सालों से उन्होंने क्या किया है। रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार नहीं दिए। लाखों एकड़ जमीन बांटने का वादा किया था, क्या लाखों एकड़ आपको जमीन मिली है? तेलंगाना में इस बार भाजपा, कांग्रेस और सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा ने जहां सत्ता में आने पर ओबीसी समुदाय से मुख्यमंत्री देने का वादा किया, तो वहीं कांग्रेस तेलंगाना की जनता को 6 गारंटियां दे रही है। उधर मुख्यमंत्री केसीआर अपने किए गए काम को लेकर जनता के बीच हैं। हालांकि जनता किस पर भरोसा करती है, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीते दिनों आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला गया। उसके बाद कल से दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होने जा रही है। दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों के संबंधों में एक नई ऊंचाई देखने को मिली है और कल से शुरू होने जा रही इस वार्ता में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा देखने की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी संबंधों के लिहाज से सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। साल 2021 में दोनों देशों के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की शुरुआत हुई थी, जिसकी दूसरी बैठक सोमवार को दिल्ली में होगी। इस मंच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बैठक करेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स भारत आ चुके हैं। रिचर्ड माल्स ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भी हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग भी भारत की यात्रा पर हैं। दिल्ली में सोमवार को भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में शिरकत करेंगे।
दोनों पक्षों के मंत्रियों के बीच रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। इसमें भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मामले शामिल हैं। दोनों पक्ष सहयोग मजबूत करने के लिए साझा प्राथमिकताओं पर भी विचार करेंगे। इस दौरान व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते से संबंधित मौजूदा जारी बातचीत की प्रगति पर भी बात होगी। भारतीय रक्षा मंत्री की उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ सोमवार को द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग पर चर्चा होगी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने वर्ष 2020 में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया था, जिसके बाद आपसी संबंधों में एक नई गति देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी भारत की यात्रा इसी साल की थी। भारत ऑस्ट्रेलिया का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 22 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 41% बढ़कर पिछले साल 31 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। ऑस्ट्रेलिया को भारत का कुल निर्यात 2021 में 6 अरब 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर से 38% बढ़कर 8 अरब 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड जैसे मंच पर भी सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, जो मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत का कुछ चुनिंदा देशों के साथ ही 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का मंच काम करता है, जिनमें से एक ऑस्ट्रेलिया है। सोमवार को होने वाली इस वार्ता से दोनों देशों के सहयोग को आगे बढ़ाने में गति देने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात आज के महामुकाबले की। भारत ने विश्व कप के खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 241 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ताज़ा समाचार मिलने तक 3 विकेट के नुकसान पर 165 रन बना लिए हैं। डेविड वार्नर 7 रन बनाकर समी की गेंद पर आउट हुए। मार्श 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके कुछ देर बाद ही स्टीवन स्मिथ को 4 पर बुमराह ने LBW आउट किया, लेकिन ट्रेविस हेड जमे रहे हैं और मांस लावुशाने के साथ वो बड़ी साझेदारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये इस समय 170 रन बना चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम और 3 विकेट का उसको नुकसान हुआ है और अपने आप में भारत के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इससे पहले टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत तेज रही और कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेजी से रन बनाए, लेकिन सिर्फ 4 के स्कोर पर ही शुभमन गिल का विकेट सामने आ गया, जिन्हें मिशेल स्टार्क ने आउट किया। इसके थोड़े ही देर बाद रोहित शर्मा का विकेट 47 रन पर सामने आ गया, जो मैक्सवेल का शिकार बने। इसके बाद आए श्रेयस अय्यर ने निराश किया और 4 रन पर वो पैट कमिंस की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए। विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया, लेकिन वो 54 रन पर पैट कमिंस की गेंद पर बोल्ड हो गए। हालांकि KL राहुल जमे रहे और उन्होंने अर्धशतक पूरा किया, लेकिन रविंद्र जडेजा अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए और 9 रन पर हेजलवुड की गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे। भारतीय टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 240 रन बनाकर आउट हुई और 241 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने रखा। और इस पूरे मैच को लेकर देश दुनिया भर में सभी की निगाहें लगी हुई हैं। किस प्रकार से लोगों में इस क्रिकेट मैच को लेकर, इस महामुकाबले को लेकर रोमांच है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। अहमदाबाद से मुकेश शुक्ला, रायपुर से सोमेश पटेल, गिरीश निशाना हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। मुकेश, चूंकि आप अहमदाबाद में मौजूद हैं, वहीं के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये महामुकाबला चल रहा है, भारत के लिए चुनौती अब ज़्यादा बढ़ती दिखाई पड़ रही है। 7 विकेट हैं भी ऑस्ट्रेलिया के पास में, इनको कैसे हासिल किया जाए, किस तरीके की रणनीति हो सकती है और अभी लोगों में क्या चिंता की लकीरें दिखाई पड़ रही हैं या अभी उम्मीद बाकी है? मुकेश। देखिए आर्येंद्र, अगर हम मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रोस्पेक्ट से बात करें, तो ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं। लोग स्टेडियम से बाहर आना शुरू कर गए हैं और इसका एक साइन जो है वो इशारा यह है कि ये मैच भारत के हाथ से लगभग निकल चुका है। 70 रन की दरकार है। ट्रेविस हेड जिस फॉर्म में चल रहे हैं उनको रोक पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पिच जो है वो स्पिन नहीं ले रही है। स्लो जरूर है बट स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने जो अटैक स्पेल किया था शुरुआत में, उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने, लाबुशाने और ट्रेविस हेड ने कोई मौका नहीं दिया। समय समय पर वो चौके छक्के लगा रहे हैं। तो
कहीं ना कहीं भारत के हाथ से मुकाबला निकल गया है। थोड़ा कोशिश जरूर कर सकती है भारतीय टीम, 70 रन का जो हेर फेर है, अगर ये 2 विकेट निकल जाते हैं उनके पास से, अगर वो ले पाते हैं तो ही कुछ चमत्कार हो पाएगा, क्योंकि फिर मैक्सवेल एक बल्लेबाज रह जाएंगे जो एक कहते हैं बाय प्रोफेशन बल्लेबाज है। फिर नीचे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, उनके भी बॉलर शुरू हो जाएंगे और ट्रेविस हेड को ये पता है कि उनके पास सिर्फ एक बल्लेबाज बचेगा, ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं ले रहे, बहुत ही कूल एंड काम पोजीशन में खेल रहे हैं और यही एक रणनीति है उनके पास अभी, क्योंकि उनको भी पता है ये बड़ा मुकाबला है, महामुकाबला है और छठी बार विश्व चैंपियन बनने का इससे अच्छा और सुनहरा मौका अब उनके हाथ नहीं आएगा। जिस रणनीति के साथ टीम उतरी, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मकड़जाल में भारतीय बल्लेबाजों को फंसाया। देखिए सेशन बाय सेशन विकेट निकालते चले गए। अब भारतीय गेंदबाजों को जो समझना था यहाँ पर, थोड़ा सा जो हमें समझ में आ रहा है या मैं देख रहा हूं, जब मैंने बॉलर्स को देखा वो पेस पे तो काम कर रहे हैं लेकिन स्लोअर चेंज ऑफ पेस पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हेजलवुड ने कहा सूर्य कुमार यादव को, उन्होंने स्लोअर बाउंसेस मारे। स्लोअर बाउंसेस में क्या है, वो खेलने में फ्लैक्चुएट हो रहे थे, नहीं खेल पा रहे थे और फंस गए हेजलवुड की उस गेंदबाजी में। ऐसा ही पैट कमिंस कर रहे थे कि अपनी गेंद को विकेट टू विकेट रख रहे थे, स्लोअर पेस कर रहे थे, लेकिन यहां पर शमी लगा रहे हैं लगातार जोर, सीम के साथ बॉल डाल रहे हैं, बुमराह डाल रहे हैं, सिराज डाल रहे हैं, लेकिन अब वो स्विंग नहीं है, वो वहां पर आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा जो शुरुआती स्पेल में मिलता है। ऐसे में आपको एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ, गेंदबाजी के साथ जाना है और यहां पर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को भी कोई मदद नहीं मिल रही है और समय समय पर केएल राहुल से जो विकेट के पीछे मिस्टेक हुई, जो गेंद निकल करके गई, जो हमारे पास बाय के रहना है, वाइड के रहना है, वो कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतने पे मजबूर करें, क्योंकि पहले हमारे पास 40 रन कम, उसके पास अतिरिक्त रन का और भार। तो ये तस्वीरें ये अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है कि किस तरह से फैंस निकल करके बाहर आ रहे हैं और उन्हें पता है कि भारत के हाथ से लगभग ये मुकाबला निकल चुका है। मुकेश, चूंकि फैंस की आपने तस्वीरें दिखाई, वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं स्टेडियम में वो इस मैच को देखने के लिए। तो निश्चित तौर से अभी कहा जाता है ना, आखिरी गेंद तक पूरी उम्मीद कायम रहती है। वो उम्मीद भारत के हर एक जो प्रशंसक है, क्रिकेट प्रेमी, उसके मन में बनी हुई है। मैं लौटूंगा आपके पास में, हमारे साथ गिरीश निशाना हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। गिरीश, किस तरह से दिल्ली में भी अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में लोगों ने दुआएं मांगी थी, पूजा की थी, हवन किए गए थे, लगातार एक बड़ी स्क्रीन बना के मैच देखने के लिए लोगों ने अपना एक छुट्टी को एक तरीके से प्लान किया हुआ था। जो दर्शक अभी भी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, उनको उम्मीद है कि अभी कुछ हो सकता है भारत के लिहाज से? आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर लोग जो इस मैच का आनंद ले रहे हैं, पूरा उत्साह के साथ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बात करते हैं, मैडम आप बताइए कितनी अभी उम्मीद है भारत के जीतने की? गेम है जी, गेम कभी भी पलट सकती है, जब तक सांस है तब तक आस है। आप क्या कहेंगे सर? डेफिनेटली जीतेंगे सर, ये सिर्फ पार्टनरशिप अच्छी गई है इनकी, ये पार्टनरशिप टूटते ही पासा पलटेगा और हम जीतेंगे। देखिए आनंद, पार्टनरशिप अच्छी बता रहे हैं लेकिन उम्मीद पूरी है भारत से, आप क्या कहेंगे? भारत माता के शेर बेब्बर शेर नरेंद्र मोदी जी टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के लिए आ चुके हैं और टीम इंडिया ही वर्ल्ड कप लेके आएगी। तो देखिए बहुत बड़ी बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच चुके हैं और उनका उत्साह बढ़ाने पहुँच रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? मेरा कहना यह है कि मोदी जी अब आ चुके हैं और सारे लोगों को अब यही लग रहा है कि मैच हम जीत के जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। मैच तो मैच है, क्रिकेट बाई चांस, बैडमिंटन बाई डांस, ये पुरानी कहावत है, कभी भी मैच पलट सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या रणनीति लगती है आगे, क्या देखते हैं आप? देखिए गेम है, एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, दोनों ही टीम्स ने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। आज भारत एक इतिहास लिख सकता है, अभी गेम को देखते हुए कहा नहीं जा सकता क्योंकि पोजीशन अभी बहुत टाइट है, बट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो हम लोग यही विश करेंगे कि इंडिया एक इतिहास रचे। ऑफ कोर्स वी आर इंडियंस एंड वी आर प्राउड टू से दैट। तो देखा अरिंदर, अभी बहुत उम्मीद है दर्शकों को कि भारत जरूर जीतेगा और उसी उम्मीद के ऊपर लोग पूरा मैच का आनंद ले रहे हैं, पूरा उत्साह के साथ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी उम्मीद इन लोगों ने ये जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच चुके हैं मैच देखने के लिए, तो और भी ज़्यादा जो हमारे खिलाड़ी हैं उनमें और ज़्यादा उत्साह बढ़ेगा। जी गिरीश, आपके साथ मैं लौटूंगा। हमारे सहयोगी रायपुर से सोमेश पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। सोमेश, क्योंकि एक बड़ी चुनावी लड़ाई अभी छत्तीसगढ़ में हुई है, हालांकि काउंटिंग होना बाकी है, लेकिन क्रिकेट की इस लड़ाई को लेकर, क्रिकेट के इस मैच को लेकर किस प्रकार का उत्साह देखने को मिला और अभी जो इस वक्त पूरा इस महामुकाबले में एक टेंशन भारतीयों के लिहाज से कहा जाए कहीं ना कहीं बनी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ लोगों का भी रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं? सोमेश।
आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच शुरू से ही लोग देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में काफी उत्साह देखा गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायपुर में और कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि बच्चों में किस तरह का उत्साह है और देख सकते हैं कि किस तरह से सारे बच्चे कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ऑस्ट्रेलिया इज आउट। कुछ भी हो जाए इंडिया ही जीतेगा हमेशा की तरह। 140 करोड़ भारतीयों की एक ही आवाज है, विजयी भव। जीतेगा भाई जीतेगा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। पूरे वर्ल्ड कप ने भारत ने हमको निराश नहीं किया तो फाइनल में भी भारत ही जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। हम पूरी तरह प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत ही जीते और हमें विश्वास है कि भारत ही जीतेगा। हम अभी तक जीते हैं और ये मैच भी जीतेंगे। हमारा इंडिया ही जीतेगा। भारत माता की जय। सादर जय जिनेन्द्र। 140 करोड़ भारतवासियों को नम्र निवेदन है, 2 मिनट के लिए एक मंत्र बोल रहा हूँ मैं, सभी लोग इस मंत्र को करेंगे और इसके साथ ही अपनी भारत की विजय होंगी। नमो हरियंतानम, नमो सिद्ध्यानम, नमो आर्यानम, नमो उज्जायानम, नमो लोहे सव्य साउनम। भारत माता की। तो किस तरह से उत्साह है, दुआओं का दौर भी है यहाँ पर, लोग किस तरह से यहाँ पर उत्साह लोगों को में देखा जा सकता है और काफी उत्साह है लोगों का। साफ तौर पे ही कहना है कि इंडिया ही जीतेगा। बिल्कुल, लेकिन इस बीच में कहा जाए तो ट्रेविस हेड की सेंचुरी हो गई है जो एक तरीके से भारत के लिए चिंता की लकीरें बढ़ा रही है। लगातार कहीं ना कहीं भारत की जीत को लेकर चिंताओं की लकीर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है क्योंकि बहुत कम रन बचे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया को भी हासिल करना और 7 विकेट उनके हाथ में, लेकिन अंतिम गेंद तक बाजी कभी भी पलट सकती है। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे तमाम अन्य खबरों के साथ। बहुत जल्द हम आपके पास वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं, आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। और न्यूज नाइट में अब आप बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम के बक्सा के बारी बखा इलाके में सार्वजनिक बैठक में वो शामिल हुए। बस्का असम के उन 3 जिलों में से एक है जहां यात्रा निकाली जा रही है। कार्यक्रम के सिलसिले में राज्य के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने अपनी अपनी झांकियां प्रदर्शित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दूर दराज के क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे झारखंड के संथाल परगना के इलाके में पहुंचे। इस दौरान अश्विनी कुमार चौबे जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक के रंग में रंगे हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनजातीय समुदायों से आत्मीय लगाव रहा है। प्रधानमंत्री की पहल पर झारखंड के खूंटी से देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है, जो राज्य के संथाल परगना के सुदूर आदिवासी गांव पंचायतों में भी निरंतर पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने दुमका पहुंचे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने जनजातियों के पारंपरिक वाद्य यंत्र टमक को गले में डालकर उसे बजाया। केंद्रीय राज्य मंत्री को अपने बीच पाकर दर्जनों गांव के हजारों लोग खुशी से झूम उठे तथा उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुमका जिले के गोपीकांदर और काठीकुंड के उन सुदूरवर्ती गांव में भी पहुंचे जो कभी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते थे।
इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के जनजातीय आदिवासी भाई बहनों और समाज के विभिन्न वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देश के लगभग 250 जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा में यह जो विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका संकल्प गांव-गांव में दिला रहा हूँ और इसका उद्देश्य है कि जो भारत सरकार की केंद्र की योजना है वो गरीबों तक पहुँचे। श्री चौबे ने इस दौरान लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया। संवाद के क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्थानीय लोगों से उनकी सफलता की कहानी भी सुनी, जिससे उनके जीवन में क्रांतिकारी सुखद बदलाव आए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस दौरान लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने और देश के सतत विकास में भागीदारी निभाने की शपथ भी दिलाई। भारत की एकता सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। मैं इसको नोट करो वीडियो साहब, और मुझे 15 दिनों के अंदर डीसी के माध्यम से। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जो संकल्प यात्रा शुरू हुई है, यह मातृशक्ति, युवा शक्ति और श्रमिक शक्ति के उत्थान के साथ पूरी होगी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा लोक जागरण और लोक सहभागिता के लिए अहम है, ताकि दूर दराज में निवास करने वालों तक विकास की किरण पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस यात्रा को निकाल करके सुदूर जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले वंचित समाज, शोषित समाज, पीड़ित समाज, ऐसे गरीबों का जो उनकी गरीबी कैसे उन्मूलन हो, उसके लिए चिंता किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा संथाल परगना के आदिवासी समाज के लोगों में विकास की नई उम्मीद, नया विश्वास पैदा कर रही है और आने वाले समय में यह यात्रा विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी। दुमका से आर.के. नीरद के साथ मैं दिवाकर कुमार। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफी सोमवार से गोवा में शुरू हो रहा है। मंच सज चुका है, गोवा तैयार है। दुनिया भर से आ रहे दिग्गज कलाकारों, निर्माता, निर्देशक, कलाकारों और सिने प्रेमियों का स्वागत करने के लिए। क्या कुछ होने वाला है इफी के इस 54वें संस्करण में, देखिए इस खास रिपोर्ट को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका इंतजार पूरे साल सिने प्रेमी करते हैं, इसका 54वां अंक और भी भव्य होने जा रहा है। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक लगेगा दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सितारों का मेला। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव में शुमार भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी के लिए मंच सज चुका है। 20 नवंबर से होगा इफी के 54वें संस्करण का आगाज और इस बार पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां हिस्सा लेने पहुंची इफी में। अंतर्राष्ट्रीय खंड के लिए भारी उत्साह देखा गया। भावी रचनात्मक प्रतिभाओं के लिए 600 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय खंड में इस बार 198 फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें 13 का विश्व प्रीमियर भी शामिल है। साउथ एशिया में इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसकी धूम हर वर्ष 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होती है गोवा में। फिल्म बाजार एक बहुत बड़ा आकर्षण है जहां पर बिजनेस करने का अवसर मिलता है। वर्ल्ड सिनेमा के अलग अलग स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इफी हैज बीन ए बीकन ऑफ सिनेमैटिक एक्सेलेंस, ब्रिंगिंग टुगेदर द फाइनेस्ट टैलेंट्स फ्रॉम बोथ द इंडियन एंड द इंटरनेशनल फिल्म्स इंडस्ट्री। प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किया जाएगा। कैचिंग डस्ट ओपनिंग फिल्म होगी, अबाउट ड्राइज ग्रासेस मिड फेस्ट फिल्म होगी और द फेदरवेट समापन फिल्म होगी। इस साल विभिन्न प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के 19 पुरस्कार विजेता फिल्मों को इफी कलाइडोस्कोप में शामिल किया गया है। फिल्म बाजार के 17वें संस्करण में इस वर्ष 300 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री के लिए क्यूरेट और प्रदर्शित किया जाएगा। प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं, छायाकारों और अभिनेताओं के साथ 20 से अधिक मास्टर क्लास और इन कॉन्वर्सेशन सत्र आयोजित किए जाएंगे। This year we are introduced for the OTT films and OTT contents and OTT serials
the award is going to given this International Film Festival at Goa. Friends, this festival is globally, participations are there, and you are aware that already our ministry has announced Satyajit Film Award to the icon Michael Douglas. 25 फीचर फिल्मों के एक पैकेज को 54वें इफ्फी में भारतीय पैनोरमा खंड में चुना गया है। साथ ही 20 गैर फीचर फिल्मों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। अट्टम भारतीय पैनोरमा 2023 की उद्घाटन फीचर फिल्म होगी, तो वहीं लोंगजम मीना देवी द्वारा निर्देशित एंड्रो ड्रीम्स उद्घाटन गैर फीचर फिल्म होगी। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष हैं विख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर। इफ्फी के इस संस्करण के लिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के तीसरे संस्करण के लिए पूरे भारत से 75 प्रतिभाशाली फिल्मकारों और कलाकारों का चयन किया गया है। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की एक मौलिक और विलक्षण पहल है। इस बार भी कई नई पहलों को शामिल किया गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस बार सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार भी दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 15 फिल्में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के लिए कम्पीट करेंगी, जिसमें 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। 7 फिल्में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक, 198 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में, 13 विश्व प्रीमियर, 18 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 62 एशिया प्रीमियर, 89 भारत प्रीमियर, महिला निर्देशकों की 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्में। 54वां इफ्फी इस बार बेहद शानदार और यादगार होने जा रहा है। फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए भारत की मानवीय सहायता की दूसरी किश्त मिस्र पहुंची है। फिलिस्तीन तक भेजने के लिए राहत सामग्री मिस्र के रेड क्रिसेंट को सौंप दी गई है। मानवीय सहायता की दूसरी खेप वायुसेना के C-17 विशेष विमान से भारत से 32 टन राहत सामग्री लेकर भेजी गई है, जो फिलिस्तीन के लोगों को राहत देती नजर आएगी। और अब बात आस्था की। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में आस्था के महापर्व के रूप में मनाए जाने वाले छठ पर्व की छठा आज देखने को मिल रही है। आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया, तो कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। भगवान सूर्य की उपासना के लिए इस पर्व को लेकर देश भर में हर्षोल्लास देखा गया। महिलाएं व्रत रखती हैं तो परिवार के लोग मिलकर पूजा करते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार समेत देश के कई राज्यों में श्रद्धा भक्ति से मनाया जा रहा है। शनिवार को व्रतियों ने खरना का अनुष्ठान के बाद रविवार शाम को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया। देश की राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर ITO घाट पर श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को संध्या अर्घ्य दिया। वहीं बिहार के पटना के दीघा घाट और कॉलेज घाट पर छठ महापर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। यहाँ व्रतियों की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं लोगों की सुविधा और पर्व को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सभी घाटों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। झारखंड के रांची में भी श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया। असम के गुवाहाटी में छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने ब्रह्मपुत्र नदी में संध्या अर्घ्य दिया, तो वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छठ पूजा के अवसर पर लोगों ने लाल मोहन मलिक निरंजन घाट पर संध्या अर्घ्य दिया। लखनऊ में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने छठ पूजा के अवसर पर गोमती घाट पर पवित्र डुबकी लगाई और भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। अभी तक लोगों का ये कहना था, ये समझना था कि ये जो त्यौहार है वो पूर्वांचल या बिहार का है, लेकिन अब ये जो छठ का त्यौहार है ग्लोबल त्यौहार हो गया है। कोई शायद ऐसा प्रदेश नहीं बचा जिस प्रदेश में छठ को न मनाया जाता हो। ये आस्था का पर्व है, यह प्रकृति का पर्व है। लोग प्रकृति से सीधे जुड़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि छठ पूजा के पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूं। छठ पूजा सूर्य देव की आराधना करने के साथ ही जल स्रोतों की पूजा करने का अवसर भी है।
प्रकृति से जुड़ा ये पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस शुभ अवसर पर हम विकास और पर्यावरण का संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छठ के संध्या अर्घ्य के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि महापर्व छठ के संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अपने सभी परिवारजनों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। सूर्यदेव की वंदना हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय छठी मैया। रविवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य के बाद अब सोमवार को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो आस्था की इस खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर के पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र में प्रशासनिक सह शैक्षणिक भवन और छात्रावास सह अतिथि गृह का उद्घाटन किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। राजस्थान के नागौर जिले के खींवसर थाने के 5 पुलिसकर्मियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नागौर के JLN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिसकर्मियों को ले जा रही गाड़ी की सामने से आ रही ट्रक से टक्कर हो गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ। दिल्ली में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा व्यवस्था में एक बदलाव का संकेत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को ओडिशा के बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ के 36वें वार्षिक सम्मेलन और साहित्य महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी। 2 दिवसीय संथाली साहित्य सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति संथाली लेखकों और जानकारों से सीधा संवाद करेंगी। दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार होने पर लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता स्तर गंभीर श्रेणी से बहुत खराब श्रेणी में आ गया है। वायु गुणवत्ता में सुधार देखते हुए दिल्ली सरकार ने 20 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में खालसा चौक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिख गुरुजन का त्याग और बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा है। सिख इतिहास से हम सभी हमेशा गौरवान्वित होते हैं। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर दिल्ली में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली के संविधान सदन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी सहित कई गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।